स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के जो फिजिकल एजुकेशन का मिड टर्म क्वेश्चन पेपर हुआ है 2021 का, ठीक है, जो कि अभी मार्च के महीने में हो रहे हैं। तो इस फिजिकल एजुकेशन के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर 2021 का मैं आंसर की आपके लिए लेके आया हूँ फुल सॉल्यूशन, यानी कि मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है किस तरह से इसका आंसर लिखना है बोथ लैंग्वेजेस, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेजेस में बताऊंगा कि आंसर आपको किस किस तरह से लिखने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह से जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है। नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 15, ठीक है, टाइमिंग है आपकी 3 घंटे और मार्क्स वेटेज है 70 मार्क्स की और जिसका कोड है 048, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पेपर के हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। कुछ सामान्य निर्देश हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों हम सबसे एंड में देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो 2 मार्क्स के प्रश्न हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलिए पहले 2 मार्क्स के प्रश्नों की तरफ चलते। तो देखिए यहाँ से हमारा 2 मार्क्स का पहला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, शारीरिक शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक गुणों के विकास में मदद करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ क्या है। देखिए शारीरिक शिक्षा सिखाती है कि कैसे ताकत, गति, धीरज और समन्वय क्षमताओं को विकसित करने की क्षमता हासिल करना है। यानी शारीरिक शिक्षा में सिखाती है किस तरह से हमें बल, गति, धीरज और समन्वय को, इन क्षमताओं को हमें विकसित करना है और उन्हें हासिल करना है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा यह सामाजिक गुणों को प्राप्त कराने का भी एक जोर देता है, यानी कि शारीरिक शिक्षा जो है वो सामाजिक गुणों को प्राप्त करने पर भी जोर देता है, जैसे कि सहयोग, मित्रता, एक टीम भावना जो होती है, नियमों के लिए सम्मान, जो एक दूसरे के साथ स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से व्यक्ति के सामाजिक गुणों को विकास में मदद करती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये भी 2 मार्क्स के हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं आपके कि समावेश क्या है, समावेशन क्यों जरूरी है, या फिर स्पेशल ओलंपिक पर टिप्पणी कीजिए। तो मैं आपको अथवा वाले भी प्रश्नों के उत्तर बताता जाऊँगा, ठीक है, दोनों ही प्रश्न के उत्तर बताऊँगा। तो पहले आंसर नंबर 16 का देखिए, जो समावेश क्या है, समावेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। समावेशन के अंतर्गत विशेष ज़रूरत वाले बच्चे अपना अधिकांश समय सामान्य बच्चों के साथ बिताते हैं। स्कूलों में समावेशी शिक्षा का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विशेष बच्चों की आवश्यकता माइल्ड से सीवियर तक हो। वहीं बात करें समावेशन की आवश्यकता की, तो आवश्यकता कुछ इस तरह से है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। वहीं दूसरी ओर समावेशी शिक्षा जो है अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ के जो जिस कक्षा में वो पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उसके जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित, यानी कि उसे प्रेरित करती है, ठीक है। तो समावेशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें इन 2 कारणों की वजह से पड़ती है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है कि स्पेशल ओलंपिक पर टिप्पणी लिखिए। अब स्पेशल ओलंपिक यानी कि यहाँ पे आपको स्पेशल ओलंपिक जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हिंदी में कुछ इस तरह से समझेंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत की एक गैर सरकारी संस्था है जो कि ओलंपिक खेलों के साथ राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के खेलों को आयोजन करती है। स्पेशल ओलंपिक क्या है, एक भारत की संस्था है जो कि ओलंपिक खेलों के साथ साथ राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन करती है। इस संस्था में परीक्षकों तथा कोचों की उपयुक्त संख्या होती है तथा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विकलांग एथलीटों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग भी दी जाती है। इस संस्था का मुख्य ध्येय, यानी कि मुख्य सरोकार जो होता है, मुख्य लक्ष्य जो होता है, वो विश्व में सभी वर्गों को, जो वर्ग के लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो समाज में, उनको प्रेरित करना होता है ताकि वे अपने खुले दिमाग में विश्व के प्रतिभा संपन्न विकलांग लोगों, एथलीटों,
इनके समानता की जो कसौटी है उसको परखें और ऐसे लोगों का समाज में सम्मान हो। ठीक है, तो ये है स्पेशल ओलंपिक। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर, हमारा ये था एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों पार्ट। ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से दिया हुआ है और हिंदी में मैंने आपको समझा ही दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब 17 में क्या है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक प्रदर्शन दिखाया गया है, इसमें से चार्ट दिया गया है ये। अब इस चार्ट में से सही आंसर आपको चुनना है। तो पहला है, प्रथम ओलंपिक खेलों में स्पेन ने कितने पदक जीते? तो आपके ऑप्शन है 1, 4, 40 या 20। तो इसका सही आंसर है 1 जीता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में स्पेन ने विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया था? 1916 से 44, 1944 से 48, 1916 48, 1944 60। तो इसका सही आंसर है 1916 और 1944। ठीक है, जब विश्व युद्ध हो रहे थे 1914 से 18 के बीच में और 1938 से 44 के बीच में। ठीक है, फिर थर्ड है, 1960 के ओलंपिक आयोजन किस शहर में किए गए थे? 1960 के जो ओलंपिक आयोजन थे वो किस शहर में किए गए थे? लंदन में, स्पेन में, रोम में या फ्रांस में? तो इसका सही आंसर है रोम में किए गए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। ये आपको एक पैरा दे दिया गया है। ठीक है, अब इसी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कौन कौन से, देखिए पहला है, जीवन शैली से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, सकारात्मक जीवन शैली बनाने के क्या कारण हैं? ठीक है, सकारात्मक जीवन शैली की हमें आवश्यकता क्यों है? तो इंग्लिश में इन तीनों प्रश्नों का आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, हम हिंदी में बात करते हैं। देखिए पहले जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली, जिस तरह आप अपनी जीवन शैली संपत्ति सहित रहते हैं, यानी जीवन शैली जो है जिस तरह आप रहते हैं वही आपकी जीवन शैली है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जीवन शैली किसी व्यक्ति या समूह के जीवन जीने का तरीका होता है। एक अपरंपरागत जीवन शैली किसी व्यक्ति की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यानी कि जीवन शैली जो है वो व्यक्ति का रहन सहन होता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या उसके पास है, क्या वो खरीदता है, क्या पहनता है, ये सभी उसकी जीवन शैली हो गई। ठीक है, दूसरा प्रश्न था, सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए हमें ये काम करने चाहिए। पहला, पहले बिस्तर पर जाएं। यानी कि आप शायद वैसे भी जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग के माध्यम से देर रात तक सोते हैं, तो इसके लिए आपको पहले जल्दी सोना होगा, पहले जाके। यानी कि एक तो जल्दी सोएं और एक जल्दी उठें। जितना पहले उतना बेहतर की आदत हो जाती है। सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, यानी कि आपको तकरीबन सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। फिर मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान करें। सुबह उठने के साथ ही आपको कुछ समय ध्यान करना चाहिए ताकि आपका दिमाग आपके कार्य में पूर्णतः लग सके। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मतलब पॉइंट जो 3 है इसी का, स्वास्थ्य यानी कि सकारात्मक जीवन शैली के महत्व। पहला महत्व है दीर्घायु बढ़ाएं। एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति को मजबूत करती है। यह उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है और वृद्ध व्यक्ति को स्वास्थ्य और मजबूत रहने में भी मदद करता है। दूसरा है ऊर्जा का स्तर बढ़ाएं। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी जीवन शैली के साथ अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। यानी कि अगर वो स्वस्थ है तो उसको लगता है कि हाँ मेरे अंदर और बहुत ऊर्जा है, जिसका अर्थ है कि जीवन में वह अधिक उत्पादकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर जो 18 था आपको समझ में आया होगा। एक मार्क्स के ये सभी प्रश्न थे। ठीक है, इसमें से आप 2 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे मार्क्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्या है, समावेशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। फिर समावेशन को कार्यान्वित करने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो समावेशन की आवश्यकता का वर्णन इंग्लिश में इस तरह से करेंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इस तरह से करेंगे। तो एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, चलिए छोड़िए, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ क्या है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उचित उम्मीदवारों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा जो है वो अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा में जीवन में भाग लेने के, मतलब कक्षा में उसे जागरूक बनाए रखती है। व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु उसे प्रेरित भी करती है। ठीक है, फिर है कि समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में या उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को भी स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है।
यानी कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें निम्नलिखित कारणों से पड़ती है जो कि आपको पता चले। ठीक है, उसके बाद था इसकी दो विधियाँ। पहली है इम्प्रूविंग द स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है, दूसरी ये है। फिर हम बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में देखिए किस तरह से लिखेंगे, स्कूल के वातावरण में सुधार। स्कूल के वातावरण में किसी भी प्रकार की शिक्षा में बड़ा ही योगदान रहता है। यह कई चीज़ों की शिक्षा बच्चों को बिना सिखाए भी देता है। अतः समावेशी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम उचित तथा मनमोहक स्कूल का भवन का प्रबंधन जरूरी है। इसके अलावा स्कूलों में आवश्यक साज सम्मान तथा शैक्षिक सामग्री भी समुचित प्रबंध होना उसका जरूरी है। दूसरा देखिए, रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि बच्चों को शिक्षित करने का सबसे असरदार ढंग ये है कि उन्हें प्यारी चीज़ों के बीच खेलने दिया जाए। अतः सभी विद्यालय बच्चों में समावेशी शिक्षा की ज्योति जलानी होती। इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि उन्हें रुचियों के अनुसार संगठित किया जाए और पाठ्यक्रम का निर्माण उनकी अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, यानी जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो देखते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, जैसे उनकी क्षमता है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 19 था इसके दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से थे? समावेशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, समावेशन को कार्यान्वित करने वाली किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके किन्हीं दो उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा क्या होती है और इसके दो उद्देश्य देखिए। शारीरिक शिक्षा स्कूल में पढ़ाया जाने वाला एक कोर्स है जिसमें शारीरिक फिटनेस यानी कि शारीरिक जो स्वस्थ और आसानी से दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं व्यक्ति उसका आनंद किस प्रकार से ले सकता है, इसे ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। हालांकि इसकी बड़ी डेफिनेशन आपकी किताब में दी हुई है। ठीक है, आपको वो नहीं, बस इतनी छोटी सी लिखनी है। दूसरा पॉइंट, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना होता है एवं उसमें नैतिक तथा सामाजिक गुणों को विकास करना होता है। ठीक है, जब ये नैतिक गुण इसके दिमाग में विकास हो जाएंगे तो वो दूसरे के साथ खुशी रहने व एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 20। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें देखिए क्या है कि सुयोग्यता क्या है, इसके किन्हीं दो उद्देश्यों का वर्णन करना है। फिर है सकारात्मक जीवन शैली की आवश्यकता पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले सुयोग्यता क्या है और इसके दो उद्देश्य। इंग्लिश में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए सुयोग्यता क्या है और इसके दो जो लक्ष्य हैं उसके बारे में। सुयोग्यता एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को स्वस्थ और संतुलित आजीविका का आदर्श रूप प्रदान करती है। इस क्षमता के द्वारा एक व्यक्ति का केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। शारीरिक सुयोग्यता के बहुत सारे अंग हैं जिसके द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है शारीरिक क्रियाएं या गतिविधियां, यानी कि हमें शारीरिक क्रियाएं और गतिविधियां करते रहना चाहिए जो कि हमारे शरीर को विकसित और वृद्धि का आधार बनती हैं। दूसरा है संतुलित भावनात्मक शैली, यानी कि एक व्यक्ति के लिए अपनी आंतरिक भावनाओं को मनोवेग से व्यक्त करना सुयोगित कार्यक्रम कहलाता है, यानी कि उसे व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सुयोग्यता क्या है, उसकी दो गतिविधियां थीं। अगला प्रश्न था इसी में ही कि जो उसकी तीन उद्देश्य हैं सकारात्मक जीवन शैली के, उसके बारे में हमें बताना था। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हैं। हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में देखिए इस तरह से लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ देखिए हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। पहला, दीर्घायु हेतु, यानी कि सकारात्मक जीवन शैली जो है वो व्यक्ति की दीर्घ आयु हेतु इम्पॉर्टेंट है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अवसाद को कम करने में सहायक, यानी कि जो मोटापा होता है उसको कम करने में सहायक होता है। ठीक है, फिर आगे है, एक सेकेंड, हाँ आगे है ऊर्जा स्तर में वृद्धि, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो अपने स्वास्थ्य जीवन शैली के तहत अगर वो उनकी जीवन शैली स्वस्थ रहती है, सकारात्मक रहती है तो उनके अंदर अधिक ऊर्जा वहन करती है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य जीवन शैली, सकारात्मक जीवन शैली एक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी लाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है और 21 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 और 23।
देखिए क्या है, 22 है, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पैरालंपिक खेलों के बारे में देखिए इंग्लिश में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में देखिए इस तरह से लिखेंगे। पहले तो पैरालंपिक खेल, प्रथम शरद ऋतु के पैरालंपिक खेल 1876 में स्वीडन में आयोजित किए गए थे। ये प्रथम पैरालंपिक खेल थे जिन्हें बहुश्रेणियों के विकलांग एथलीटों ने भाग लिया था। शरद ऋतु के खेल उसी वर्ष ही खेले जाते हैं, यानी कि उसी वर्ष खेले जाते हैं जिस वर्ष ग्रीष्म काल के खेल खेले जाते हैं। पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या रोम में 1960 में तकरीबन 400 थी। वहीं बीजिंग के 2008 के खेलों में ये बढ़कर 3900 हो गई थी। यानी कि खेलों में दिन प्रतिदिन जो खेलने वाले व्यक्ति हैं, खेलने वाले विकलांग हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पैरालंपिक खेलों के प्रभुत्व में आने से पहले शारीरिक रूप से अपंग एथलीट ओलंपिक खेलों में भाग लेते थे। ठीक है, प्रथम आधिकारिक पैरालंपिक खेल 1960 में रोम में खेले गए थे, जिसमें 23 देशों से 40 एथलीटों ने भाग लिया था। 23 देशों से 400 एथलीटों ने भाग लिया था। ये खेल सबसे पहले केवल व्हील चेयर वाले एथलीटों के लिए ही हुआ करते थे। ठीक है, तो पैरालंपिक खेल ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है, खेलो इंडिया कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के मुख्य बिंदु इंग्लिश में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। वहीं हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। देखिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में पहली है कि इसने अपनी पहली प्रतियोगिता 31 जनवरी 8 फरवरी को 2018 तक की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य है निचली सतह पर प्रतिभा की खोज, चयन करने के मापदंड, यानी कि इसका उद्देश्य जो है वो निचली सतह पर जो प्रतिभा की खोज है वो करना है। फिर तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे ये कि चयन करने के मापदंड क्या है, यानी कि किस प्रतियोगिता में कौन भाग लेगा। तो 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। पहले 8 खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्थान प्राप्त किया हो वो इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा है, पहले खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा 102 यानी कि 38 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर और 28 ब्रोंज के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है जिसने 111, जबकि मेजबान दिल्ली 94 मेडल्स के साथ तृतीय स्थान पर रहा है। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों कि यहाँ पे हरियाणा के बारे में जो मेडल्स 102 मैंने बोला है ये इसकी संख्या गलत है, एक बार आप ये संख्या देख लीजिएगा। ठीक है, फिर फोर्थ है, दूसरे खेलो इंडिया गेम्स में मेजबान महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा, फिर हरियाणा द्वितीय स्थान पर एवं दिल्ली तृतीय स्थान पर रही थी। ठीक है, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में आपको बस ये 3 से 4 पॉइंट लिख देने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, 3 मार्क्स का है। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि खेल विश्व को यूनान की देन है। प्राचीन समय में जीने के कठिन परिस्थितियों के बीच भी मानव ने खेलों के द्वारा अपना मनोरंजन बनाए रखा था। वैसे तो लिखित इतिहास की जानकारी के अनुसार प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल हैं वो 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक घाटी से शुरू हुए थे। ओलंपिया नामक घाटी में इन खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था। इसी कारणवश से इन खेलों का नाम ओलंपिक खेल रखा गया था। इन खेलों के दौरान सभी प्रकार के विवाद युद्धों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था। ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की निम्नलिखित प्रक्रिया होती थी, जैसे खेलों का उद्घाटन किया जाता था, खिलाड़ियों को एकत्र किया जाता था, उन्हें शपथ दिलाई जाती थी, खेल में प्रतियोगिता भी हुआ करती थी, पुरस्कार समारोह हुआ करता था। ठीक है, फिर प्राचीन ओलंपिक खेल जो है लगभग 1000 वर्ष तक आयोजित किए जाते रहे थे, लेकिन 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडिसिस ने ओलंपिक खेलों को बंद करवा दिया था। किसने? रोम के राजा ने। तथा सभी आयोजन स्थलों को तोड़ दिया गया था और कई सदियों के बाद ओलंपिक खेलों का फिर से पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसके कोई 3 कार्य बताइए।
तो इंग्लिश में आप इस तरह से इसके 3 कार्य लिख सकते हैं। मैंने 5-6 आपको बताए हैं। अब देखिए इसके हम 3 कार्य जो है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो अंडरलाइन करते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के खेलों का आयोजन करवाता है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का नाम सुझाता है एवं उनका समर्थन करता है, सभी संस्थानों व भारत सरकार के बीच तालमेल ये बनाए रखता है, राज्य के विभिन्न खेलों पर नियंत्रण रखने वाली राज्य संस्थाओं, राज्य ओलंपिक संस्था और राष्ट्रीय संस्थाओं से ये संबंधित अपने स्थापित करती है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यही करवाती है, खेल प्रतियोगिताओं में जाति, धर्म, रंग तथा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव ना हो उसका पूर्णतः ये ख्याल रखती है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 26 कि खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ और कब हुई, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य तथा किसी एक उद्देश्य को लिखिए। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलों और फिटनेस यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में युवा भारतीय संसद में खेलो ऐप लॉन्च किया था और तभी से खेलो इंडिया कार्यक्रम जो था वो स्टार्ट हो गया था। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे को शारीरिक बनाना है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कि हर बच्चे को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से उस बच्चे को स्वस्थ बनाना है, उसे ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों में विकसित करना है जो दूसरों के साथ खुशी से जीने और उसे एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करे। तो ये खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी और शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब 5 नंबर के हमारे यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। 5 नंबर के प्रश्नों में मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन ये क्या है और इसके कोई 4 वो आपको बताने थे। ठीक है, तो देखिए रूपांतरित शिक्षा जो है कुछ इस तरह से है कि शारीरिक शिक्षा का उपविषय रूपांतरित शिक्षा है। यह एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थियों का विकास किया जाता है, जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। अब इसके कुछ लक्ष्य और उद्देश्य देख लीजिए। तो लक्ष्य और उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे समझाने लग गया आपको तो वीडियो और भी बहुत लंबी बन जाएगी। मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा की बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शारीरिक शिक्षा बालक का समुचित विकास करती है, इसकी चर्चा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझा ही देते हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। पहला, सरकार के द्वारा असहाय बच्चों को पहचानने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सुधारक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, ठीक है, शारीरिक चिकित्सा, सुधारात्मक चिकित्सा, विकासात्मक शारीरिक शिक्षा, व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा। ये सभी कार्यक्रम जो है वे व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए गए हैं। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि, गामक पुष्टि, मूलभूत गामक कौशल और तौरिकी विभिन्न जैसे कि कौशल, नृत्य कौशल, व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलकूद, इन सभी को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य कुछ इस तरह से हैं कि चिकित्सा परीक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होने चाहिए, उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, विशेष पर्यावरण पर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियम में संशोधन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के ये मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य थे। फिर हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा बालक का समुचित विकास करती है, इस पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको किताब में नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको सपोर्ट मटेरियल में मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर आपको बना के लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है कि शारीरिक शिक्षा की वह पद्धति का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी गतिविधियों को अधिक उपयोगी बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के महत्वपूर्ण के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, फिर सर्वांगीण विकास किस तरह से होता है, शारीरिक विकास का लक्ष्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पॉइंट 2 और 3 ये जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की।
बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के अगले प्रश्न की। क्वेश्चन है 29 कि शारीरिक पुष्टि के घटकों को सूचीबद्ध कीजिए तथा जीवन शैली को सकारात्मक बनाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इंग्लिश में देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए शारीरिक पुष्टि के घटक, सबसे पहला घटक है शक्ति, फिर है गति, फिर है सहन क्षमता, फिर है लचक और फिर है तालमेल संबंधी योग्यता। अब सकारात्मक जीवन शैली के कुछ घटक देखिए। घटक के देखिए घटकों के बारे में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सिंपल पॉइंट बता देता हूँ। देखिए स्वास्थ्यवर्धक आहार, यानी कि सकारात्मक जीवन शैली का पहला जो घटक है वो है स्वास्थ्यवर्धक आहार, यानी कि हमें ताज़ी सब्जियाँ, फल वगैरह ये लेने चाहिए। दूसरा है शारीरिक क्रियाशील गतिविधि, यानी कि हम कुछ ऐसी गतिविधियाँ करते रहना चाहिए जिससे हमारा जो शरीर है वो मतलब कि गतिविधि में बना रहे, क्रियाशील बना रहे। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है तनाव प्रबंधन, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी तनावग्रस्त रहता है, तो ऐसे में हमें अपने इस तनाव से बचने के लिए हमें जो खेल वगैरह है वो खेलते रहना चाहिए। फिर है सामाजिकीकरण, यानी कि व्यक्ति जो है वो अपने आस पड़ोसियों के लोगों से, अपने साथ साथियों से अब एक बॉन्ड बनाना चाहिए, यानी कि एक ग्रुप बनाना चाहिए और अपने जो शरीर जो स्वास्थ्य है, शारीरिक शिक्षा, उसके बारे में उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए। फिर देखिए पांचवा है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि हमें अपनी स्वच्छता के साथ साथ जैसे आँख, नाक, कान, गला, दांत, जीभ, इन आदि की सफाई व उचित देखभाल करते रहना चाहिए। फिर है छठा पर्याप्त निद्रा, यानी कि हम सभी अगर एक स्वस्थ जीवन शैली चाहते हैं तो हमें इसके लिए हमारी जो थकान है उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक पर्याप्त मात्रा में निद्रा लेनी ही होनी चाहिए, जिससे कि हमारा मस्तिष्क चार्ज हो जाएगा एवं हम फिर अगले दिन अच्छे से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 29 में अगला प्रश्न आता है कि सुयोग्यता क्या है, इसके घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं सुयोग्यता के बारे में। इंग्लिश में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुयोग्यता क्या है। सबसे पहला, सुयोग्यता एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं संतुलित आजीविका का आदर्श रूप प्रदान करती है। इस क्षमता के द्वारा व्यक्ति का केवल शारीरिक विकास ही नहीं वरन मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास भी होता है। शारीरिक सुयोग्यता के बहुत सारे अंग हैं जिसके द्वारा उसके अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो सुयोग्यता के सबसे पहला जो अंग है, जो घटक है, वो है शारीरिक क्रियाएं या गतिविधियां, यानी कि व्यक्ति अगर शारीरिक क्रियाएं करता रहता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। संतुलित भावनात्मक शैली, यानी कि व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक यदि विचार नहीं आता है, वो हमेशा खुश रहता है, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तीसरा है बौद्धिक कल्याण व सुयोग्यता, यानी कि वह व्यक्ति अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचता है तो वह अपने भविष्य को अच्छा बना सकता है। फोर्थ है आध्यात्मिक कल्याण व सुयोग्यता, यानी कि सुयोग्यता व्यक्ति की नैतिकता की जो दृष्टि है उसे अच्छा बनाता है, शांत बनाता है। इसके अलावा वह जीवन में मूल्यों को भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, फिर पांचवा है व्यावसायिक कल्याण, यानी कि जो व्यक्ति है वह एक कठिन कार्य करता है, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने के लिए प्रेरित करता है। यह काम और आराम के बीच को संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। फिर छठा है तनाव प्रबंधन में मदद, यानी कि ये जो सुयोग्यता है, ठीक है, यह मानसिक तनाव में कमी लाने में मदद करती है। सुयोग्यता से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और भी अच्छा होता है, साथ ही साथ हार्मोन्स को संतुलित रखता है एवं हार्मोन्स मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सुयोग्यता क्या थी और इसके कौन कौन से घटक थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सबसे आखिरी प्रश्नों की। आखिरी है कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, पैरालंपिक व विशेष ओलंपिक खेलों के बीच में अंतर बताइए। और दूसरा है भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों और उद्देश्यों को सविस्तार उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का इंग्लिश में आप कुछ इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में देखिए क्या कैसे लिखेंगे। हिंदी में भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा। अब देखिए पहले हम ओलंपिक्स के बारे में लिखेंगे। तो प्राचीन समय में 776 ईस्वी पूर्व ग्रीस में ओलंपिया नामक की जगह पर ईश्वर ज्यूस की याद में धार्मिक लोग उत्सव मनाते थे, जिसमें सभी ग्रीसवासी एक जगह एकत्र होकर अपनी एकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। इन खेलों को पुनः प्रवर्तन का श्रेय
कोवर्टीन को जाता है। इनके कठोर परिश्रम की वजह से आधुनिक ओलंपिक संभव हो सके हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी कहा जाता है। सन 118 में एथेंस ग्रीस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तब तक हर साल बाद इन खेलों का आयोजन होता रहा है। अगले ओलंपिक्स 2020 में जापान में होने निर्धारित हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सन दिया हुआ है 189, ये सन दोस्तों यहाँ पे गलत सन है। ठीक है, आप इसको अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पैरालंपिक खेल की। तो पैरालंपिक खेल देखिए कुछ इस तरह से है। प्रथम देखिए ये प्रश्न का आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। पहले भी मैंने इसको ओलंपिक खेलों के बारे में और पैरालंपिक खेलों के बारे में पहले भी आपको बता दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इससे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिप्ले कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे मैंने आपको समझाया है, वहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था कि एक सेकेंड, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य कौन से थे और उसके कार्य कौन से थे। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के उद्देश्यों का वर्णन। तो सबसे पहला उद्देश्य देखिए, ओलंपिक आंदोलन है इनको बढ़ावा देता था। ठीक है, जिससे ये खेलों का विकास करे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा भारतीय ओलंपिक समिति के लिए नियमों तथा विनियमों को यह लागू करता है। अगर कोई खेल संघ अशिष्ट व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध यह कार्यवाही करता है, इनके गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए कार्यवाही करता है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम के लिए राष्ट्रीय खेल से खर्च वाहन हेतु यह वित्तीय सहायता भी उन्हें प्रदान करता है कई बार। ठीक है, फिर आगे है पांचवा कि राष्ट्र के युवाओं की शारीरिक, नैतिक व सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं के चरित्र का विकास किया जाता है। ठीक है, फिर है ओलंपिक एसोसिएशन के पास जमा होना होता है। क्या जमा होता है कि ये वाला क्वेश्चन पॉइंट से देखिए, राज्य ओलंपिक समिति तथा राष्ट्रीय खेल समिति को खेलों की स्वीकृति देना, उनकी पूरी साल की रिपोर्ट तथा खर्च आदि का विवरण जरूरी होता है और ये सभी सूचनाएं भारतीय ओलंपिक खेल एसोसिएशन के पास जमा होती हैं। आठवां है ओलंपिक झंडे का प्रयोग करने एवं अधिकारियों को रक्षा करता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करता है। खेल प्रतियोगिताओं में जाति, धर्म, रंग तथा क्षेत्रों के भेदभाव को ये मिटाता है। फिर हम बात करते हैं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के कार्य क्या हैं। तो जो इसके उद्देश्य हैं वही इसके कार्य भी हैं। देखिए क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के खेलों का आयोजन करवाना, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का नाम सुझाना व उन्हें समर्थन देना, सभी संस्थानों व भारत सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना, राज्यों के विभिन्न खेलों पर नियंत्रण रखने वाली राज्य संस्थाओं, राज्य ओलंपिक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अभी तक के जो प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, कौन सा, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आंसर वाला। तो चलिए अब उस पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब ये हमारा आ गया है सेक्शन ए। इसमें क्या है, हमारी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न थे। तो देखिए पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में कुल कितने खेल शामिल हैं। आपके ऑप्शन है 16, 18, 14 या 20। तो इसका सही आंसर है खेलो इंडिया कार्यक्रम में कुल 16 जो खेल हैं वो शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वो कब समाप्त हुए थे। तो प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए थे, 396 AD, 399 AD, 393 AD, 346 AD। तो इसका सही आंसर है 393 AD को प्राचीन ओलंपिक खेल समाप्त हुए थे। तीसरा है, 100 मीटर की दौड़ की पुष्टि का कौन सा घटक कार्य करता है। शक्ति कार्य करती है, लचक, गति या फिर सहन क्षमता। तो इसका सही आंसर है गति घटक कार्य करता है। फिर फोर्थ है, दिव्यांगों को दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता है। रूपांतरित शिक्षा, पूर्ण शारीरिक शिक्षा, सहायक शारीरिक शिक्षा, उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। क्वेश्चन 5 देखिए, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या संपूर्ण विकास। तो ये होता है संपूर्ण विकास। ठीक है,
छठा प्रश्न देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेता को क्या मिलता था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेता को जैतून के पत्तों का ताज, पदक, नौकरी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेता को जैतून के पत्तों का ताज मिलता था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 7 है, शारीरिक पुष्टि के कुल कितने घटक हैं? तो शारीरिक पुष्टि के कुल 5 घटक हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, फिर है इसी के अथवा में क्वेश्चन नंबर 7 के कि शारीरिक पुष्टि के उस घटक का नाम बताइए जो किसी क्रिया को प्रभावशाली तरीके से करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है सहन क्षमता किसी क्रिया को प्रभावशाली तरीके से करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डैश यानी कि रिक्त स्थान है, दिव्यांगों को रुचियों, क्षमताओं तथा सीमा को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। तो वो क्या होता है? वो होता है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, दिव्यांगों की रुचियों, क्षमताओं तथा सीमाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। 9 देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है इसके उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? शारीरिक विकास शामिल है, मानसिक विकास शामिल है, खेल प्रदर्शन में सुधार, नाड़ी पेशीय तालमेल। तो इसका सही आंसर जो है यानी कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में खेल प्रदर्शन में सुधार शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसी में अथवा में दिया हुआ है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा परिवर्तन मानव में आते हैं, वह शारीरिक शिक्षा कहलाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कैसिडी का। ये कथन किसका है? कैसिडी का। क्वेश्चन 10 है, रूपांतरित शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? तो रूपांतरित शिक्षा का शारीरिक विकास भी उद्देश्य होता है, सामाजिक गुणों का विकास भी उद्देश्य होता है, संतुष्टि प्रदान करना भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए अभिकथन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी के आधार पर आपको प्रश्न का आंसर देना है। तो 2 कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से इसका सही आंसर होगा पहला वाला। अभिकथन का और खा दोनों ही सही हैं, सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। अब इसमें अनुसूची दी हुई है, अब आपको इसमें से मिलान करके बताना है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था, प्रथम स्पेशल ओलंपिक खेल कब हुआ था, प्रथम प्राचीन जो ओलंपिक खेल है वो कब हुआ था, और प्रथम पैरालंपिक खेल कब हुआ था। तो इसका जब हम मिलान करेंगे तो मिलान की जो सही सूची है वो कुछ इस तरह की होगी, यानी कि पहले का जो मिलान होगा वो 18 ये जो है वो 118 से आएगा 1896 से, दूसरा जो है वो 3 से जाएगा यानी कि 1968 से, और तीसरा जो है वो 4th से जाएगा, तीसरा जो है वो 2nd से जाएगा, किससे 760 BD। ठीक है, फिर प्राथमिक ओलंपिक खेल बच गया 4th 1960 से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिए गए चित्रों में शारीरिक पुष्टि के घटकों को पहचानिए तथा उनका नाम लिखिए। तो पहला क्या है? पहला अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो ये सहन क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ये हमारी शक्ति को दर्शाता है, अगर हम आसन कर रहे होते हैं तो ये हमारी लचक को दर्शा रहा है, अगर हम दौड़ कर रहे हैं तो ये हमारी गति को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित खेलों के चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो है ये वाला, तो ये बैडमिंटन को दर्शाता है, ये कबड्डी को दर्शाता है। ठीक है, फिर आगे है ये विस्टिंग को दर्शाता है और ये बॉक्सिंग को दर्शाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 का तो आंसर आपको मैंने बता ही दिया था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो हिंदी का आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।